का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बड़ा सवाल आप देख रहे हैं। अफसर, संघ और सियासत। संघ की शाखा पर ऐतराज क्यों? अफसरों के शाखा में जाने पर सवाल क्यों? संघ की शाखा पर आखिर सियासत की नौबत क्यों आई? शाखा में सरकारी अफसरों पर ऐतराज क्यों जाहिर किया जा रहा है? एक राजनीतिक संगठन या फिर एक सामाजिक संगठन आरएसएस? यह बड़ा सवाल आज का। सरकारी कर्मचारियों का राजनीतिक विचारधारा का प्रदर्शन कितना सही, ये आज हम पूछेंगे अपनी चर्चा के दौरान। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। राजीव जेटली जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रियंका चतुर्वेदी, नेशनल स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका चतुर्वेदी। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रियंका चतुर्वेदी, आपसे ही मेरा सवाल कि आखिर जिस हिंदू पोस्टर बॉय की छाप लेकर आरएसएस लगातार काम करता रहा है और आप लोग आरोप लगाती रही हैं, उस हिंदूवाद से आपको प्रेम है, लेकिन उस संगठन से आप लोगों को नफरत क्यों? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, ये संगठन को हिंदू धर्म का ठेकेदार किसने बनाया है और कब से ये संगठन हिंदू धर्म का नेतृत्व करने लगा है? बहुत स्पष्ट हमने कहा है कि सेंटर की ये पॉलिसी है, केंद्रीय की डिसाइड की हुई पॉलिसी है, और प्रजातंत्र ने बाबा साहेब अंबेडकर का जो संविधान है उस पे चलने की, उस राह पर चलने की बात की है। जो सरकारी कर्मचारी चुनकर आते हैं, जो सरकार में, केंद्रीय सरकार में काम करते हैं या बाकी सारे राज्य सरकारों में करते हैं, वो संविधान की शपथ लेकर आते हैं। वो कोई भी राजनीतिक दल, राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिक सोच को अपने कामकाज में नहीं ला सकते हैं, और ये हर राज्य सरकार में पॉलिसी है, केंद्र में पॉलिसी है। 2006 तक ये पॉलिसी मध्य प्रदेश में भी लागू थी, और मध्य प्रदेश में आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, बाबूलाल गौर जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उमा भारती जी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और इसमें किसी तरीके का फेरबदल नहीं हुआ, ना ही हस्तक्षेप हुआ। 2006 में इसको बदलने की कोशिश की गई, बदला गया है, और हम तो बस ये कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी संविधान की शपथ लेकर आते हैं, वो संविधान के लिए ही और संविधान को ही सबसे ऊपर मानकर देश सेवा करेंगे। ठीक है, तो वही हमने कहा है। ठीक है। और सरकारी जगह जो है उसमें कहीं शाखा नहीं होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना शाखा लगाते रहें, देश के कोई भी कोने में लगाएं, हमें कोई रोक टोक नहीं है। जो भी सेवा करते हैं वो सेवा करते रहें, वो भी प्रियंका चतुर्वेदी। लेकिन आरएसएस जिस तरीके से बढ़ रहा है, क्या सरकारी कर्मचारी और सरकारी ये सवाल आपसे मैं पूछूंगा, लेकिन इस्तेमाल आरएसएस नहीं। राजीव जेटली हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी से। राजीव जी, एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत चलने में सरकारी कर्मचारियों को क्या काम करना है, नहीं काम करना है, इसमें आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस आपके खिलाफ है? आपको क्यों नहीं लग रहा है कि सरकारी कर्मचारी उसी मापदंड के हिसाब से काम करें जैसे बाकी देश में करते हैं? देखिए, पहली बात, सरकारी कर्मचारी सरकारी सिस्टम के हिसाब से ही काम करते हैं, और ये किसी भी तरीके से सरकारी संस्था नहीं है, एक सांस्कृतिक संस्था है। जो अगर उस पर तो कोई सवाल नहीं उठा रहा है, यही बता रहा हूँ। कांग्रेस का मैनिफेस्टो अगर आप देखेंगे, पीछे पलट के देखेंगे, तो उसमें देखेंगे, आपने देखा होगा कभी मोम से लिखा जाता है, उसको फिर थोड़ा सा गर्म करो तो उसमें शब्द निकल के आते हैं, उभर के आते हैं। जब आप उन शब्दों को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ आएगा सेंट्रो दी एसोसियोरिया कल्चुरुले। ये अब नए सेंटर खुलने वाले हैं वहां पे। जिन सेंटर का भी यही मतलब होता है कि जो सांस्कृतिक व्यायाम सेंटर होता है, वो प्रियंका जी को इसका शायद मतलब नहीं पता होगा, सोनिया जी से पूछेंगी तो वो बताएंगे कि अगर आप इसको इटली में कन्वर्ट करेंगे तो उसका मतलब आएगा सांस्कृतिक व्यायाम सेंटर। इनको आपत्ति किस बात पर है? व्यायाम सेंटर के ऊपर आपत्ति है? सांस्कृतिक संगठन है ही नहीं। मैं केवल, कांग्रेस तो ये कहती है ना राजीव जी की सांस्कृतिक संगठन है ही नहीं, राजनीतिक संगठन है आप लोग। मुझे ये बताइए किस तरीके से राजनीतिक संगठन है? हम ये कहते हैं कि संघ की एक विचारधारा है, संघ की विचारधारा इस देश की विचारधारा है, जो देशभक्ति और देश से प्यार करते हैं वो संघ की विचारधारा के साथ चलते हैं। और जो मैंने आपसे कहा कल्चरल सेंटर, उसमें सरकार पैसा नहीं देगी। मैं आपको पूरा क्लियर कर दूं, इनके मैनिफेस्टो में जो कल्चरल सेंटर बनाया जाएगा, जिसका मैंने
मैंने इटली में नाम आपको बताया, उसकी फंडिंग जाकिर नायक करेंगे। वो पहले भी करते आए हैं इनको फंडिंग। जब इनकी राजनीतिक पार्टी चला सकते हैं तो क्या इटली की वो सेंटर बेहतर। लेकिन संदीप महापात्रा आरएसएस विचारक हमारे साथ जुड़ गए। संदीप जी, आरोप तो यह है कि आप राजनीतिक संगठन है, आरोप कांग्रेस ये लगा रही है आप पर कि राजनीतिक तौर पर आप लोग काम करते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए आप लोग सामाजिक संगठन के तौर पर हैं, लेकिन पूरा काम राजनीतिक है। आपके संगठन से लोग निकलकर राजनीतिक पार्टियों में बड़े बड़े पदों पर बैठ जाते हैं। जी, कांग्रेस को ना इस देश की समझ है, इसीलिए उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समझ हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जानते हैं उनमें कोई ये कन्फ्यूजन नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संगठन, एक सामाजिक संगठन है जो पिछले 90 वर्षों से देश हित के लिए काम कर रही है। इनका ये कहना है कि ये पॉलिटिकल या राजनीतिक संगठन है, तो मैं इनसे ये प्रश्न करना चाहूँगा कि अगर राजनीतिक संगठन है तो इलेक्शन कमीशन में ये रजिस्टर्ड है क्या? अगर राजनीतिक संगठन है तो आरएसएस के नाम से कोई कहीं पे एक चुनाव लड़ता है क्या? अगर राजनीतिक संगठन है तो जो राजनीतिक कार्यवाही कांग्रेस जैसी पार्टी करती है, आरएसएस करती है क्या? कहने का तात्पर्य यह है कि आरएसएस से आपने जैसे कहा लोग निकल के राजनीति में जाते हैं। हमारा तो ये भी कहना है कि आरएसएस से बहुत लोग जाके कांग्रेस और बहुत सारे पार्टी में भी काम किए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल भाजपा में लोग जाके काम किए। आरएसएस से बहुत लोगों का नाता संबंध रहा है, बहुत देर से नहीं दिखा रहे हो, लेकिन आरएसएस से बहुत लोगों का नाता। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। प्रियंका चतुर्वेदी बहुत देर से जवाब देना चाहती है कि प्रियंका चतुर्वेदी बहुत देर से जवाब देना चाहती है। प्रियंका, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, भदौरिया जी के पास जाऊंगा। मैं दोनों भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा रखने वाले पात्रा जी को मैं बताना चाहती हूं और एक किस्सा सुनाकर मैं खत्म कर दूंगी। अभी केशुभाई पटेल, आप लोगों को ध्यान होगा, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए मुख्यमंत्री थे गुजरात में। उन्होंने भी एक कोशिश की थी और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो उस समय पे देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे, उनसे पूछा था कि मैं ये पाबंदी हटाना चाहता हूं, ये गुजरात में जो पाबंदी है और जो भी कार्यरत है सरकारी कामों में उन पे ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वाइन कर सकते हैं। उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी अटॉर्नी जनरल से पूछते हैं कि ये क्या करना सही होगा, तो अटॉर्नी जनरल ने उनको कहा ये बात गलत होगी क्योंकि आरएसएस एक राजनीतिक विचारधारा वाली सरकार है, राजनीतिक विचारधारा प्रमोट करती है, राजनीतिक विचारधारा के। देखिए प्लीज मुझे बात कंप्लीट मैं केवल इतना बोलना चाहता हूँ, आप बोलिए, 2 घंटे बोलिए, आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे, लेकिन बोलिए, अच्छी बात बोलिए, जो बात ऑथेंटिक है वो बात कीजिए, मनगढ़ंत बात मत कीजिए। जैसा आपने मैनिफेस्टो बनाया वैसी बातें रखेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। कौन बोल रहा है ये मनगढ़ंत बात है? कौन कह रहा है? मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं आपको बोलना चाहता हूँ। देखिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप वो अधिकारियों की मजबूरी हो सकती है कि कांग्रेस कहे कि जाकिर नायक उन्हें ट्रेनिंग देंगे, जाकिर नायक उन्हें ट्रेनिंग देंगे आईएएस ऑफिसर को। ये हमारी मजबूरी नहीं है, ना आरएसएस की मजबूरी है, ना आरएसएस ने आज तक कभी किसी से कहा कि आप हमारी शाखा में आइए, आप हमारी शाखा में आइए। ये आप ही थे, ये आप ही थे, ये नेहरू जी थे जिन्होंने आरएसएस को इन्वाइट किया, वो इंदिरा जी थी जिन्होंने आरएसएस को इनवाइट किया। हमने कभी, आरएसएस ने कभी किसी को इनवाइट नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता संघ की शाखाओं में जाना चाहता है तो जा सकता है, नहीं जाना चाहता तो नहीं जाता हूं। एक साथ बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। वाजपेयी ने मना किया कि ये गैर संवैधानिक होगा, इसीलिए देखिए आप अब आकर बोल रहे हैं कि समझ में नहीं आएगा। ये बात पिछले 30 सेकंड से मेरी बात नहीं, ठीक है प्रियंका जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए ना। अधिकारी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए प्रियंका जी। हमने कहा आईएएस ऑफिसर को, एक मिनट राजीव जी, जाकिर नायक को आपने भेजा आईएएस ऑफिसर को ट्रेनिंग देने के लिए, बताइए, बोलिए भेजा कि नहीं भेजा, केवल इतना बताइए। अरे जाकिर नायक के दोस्तों जाकिर नायक से आपने पैसे लिए कि नहीं लिए अपनी राजनीतिक पार्टी चलाने के लिए? चलिए जाकिर नायक को लेकर आज हम बहस नहीं कर रहे हैं, मैं रोक रहा हूं आपको। राजीव जी, मैं आपको भी रोक रहा हूं। कल्चरल सेंटर, मैं आपको भी रोक रहा हूं। राजीव जी, मैं आपको भी रोक रहा हूं। राहुल देव जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, मैं आता हूं आपके पास, पात्रा साहब आपके पास आता हूं। लेकिन राहुल देव जी, क्या कांग्रेस पूरा चुनाव जाकिर नायक ने, आ रहा हूं प्रियंका चतुर्वेदी, एक मिनट रुक जाइए। क्या कांग्रेस को आरएसएस की देशभक्ति पर कहीं शक है, या फिर कांग्रेस की ये एक चाल हो सकती है चुनाव के दौरान, या फिर इससे ज्यादा फायदा चुनाव के बाद कांग्रेस देख रही है, ऐसा लग रहा है? मैं समझता हूं कि कांग्रेस के इस वचन पत्र में ये जो बात कही गई है वो उसकी बहुत सारी बातों में से एक बहुत छोटी सी जगह पर 1 या 2 वाक्य में बात कही गई है।
उसको हम ज़रूर से ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, क्योंकि उसमें विवाद खड़ा करने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। मैं नहीं समझता कि कोई इतनी बहुत बड़ी गंभीर बात है, लेकिन अगर उसको सिद्धांत में हम देखेंगे तो वो कानूनन रूप से ये बड़ी कच्ची बात महसूस होती है, क्योंकि कानूनन ये सिद्ध करना पड़ेगा कांग्रेस को या जो भी पार्टी ये कहती है कि आरएसएस एक राजनीतिक पार्टी है, उसका कोई प्रमाण नहीं है। आरएसएस के पास जब बीजेपी जैसी एक इतनी बड़ी और केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी पहले से मौजूद है, ठीक, तो फिर आरएसएस को क्या जरूरत क्या है कि राजनीतिक पार्टी होने की? ना वो कानूनन है, उसकी कोई ऐसी उसकी कानून को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो इसलिए ये बात अपने आप में हास्यास्पद है। ये केवल एक संदेश देने के लिए लिखी गई है और एक केवल मैं समझता हूं कि एक प्रचार का एक बिंदु है, इसका कोई महत्व नहीं है, ये संभव भी नहीं। आपको लग रहा है, लेकिन अनुराग भदौरिया, क्या आपको लग रहा है ये कांग्रेस सियासत कर रही है, प्रचार करने की कोशिश कर रही है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपकी सरकार अगर बनती है तो आप भी ऐसी सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को शाखाओं में जाने से रोक देंगे और इससे बहुत फायदा हो जाएगा? अच्छा, मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा बोलने का, बहुत देर में आप आए हैं। जी सर। आप अगर 1947 में देखेंगे, जब गांधी जी की हत्या हुई थी, उसके पहले ही जिनके सरदार पटेल जी के बारे में लोग इतना हल्ला मचा रहे हैं, उन्होंने उसके पहले ही 1 साल पहले चिट्ठी लिखी थी गोलवलकर जी को, बोला था कि ये जो संगठन है ये देश के लिए खतरा हो सकता है। और ठीक 1 साल बाद गांधी जी की हत्या हो गई। और उसके बाद पटेल जी ने ये चिट्ठी भी लिखी थी। भदौरिया साहब, मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर देता हूं, सुन लीजिए। उसके बाद पटेल जी ने ये चिट्ठी भी लिखी थी, सामाजिक कार्य कर रहा है ये संगठन, ये भी आप कह दीजिए, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। अरे भाई, बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे, बता दीजिए। बोलिए भदौरिया साहब, बोलिए। अरे आप बोलने तो आप बोलने दीजिए मुझे, बहुत देर बाद आप आए हैं। ठीक है सर। हाँ, तो मुझे बोलने दीजिए, आप मत बोलिए। बोलिए बोलिए। आपने मुझे बोलने के लिए बुलाया, आप ही बोलने लगेंगे तो बीजेपी वाले क्या बोलेंगे फिर? बोलिए। मैं ये कह रहा था, उसके बाद इस पे उसके बाद इस पे बैन लगा, फिर बैन हटाया गया। लेकिन आरएसएस की आप बात देखिए, ये राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र में कांग्रेस भी आती है, समाजवादी पार्टी आती है, बीएसपी भी आती है, आरएलडी भी आती है, लेकिन उनके बारे में महंगाई भी आती है, बेरोजगारी भी आती है, किसानों की आत्महत्या आती है। इसके बारे में इनके आरएसएस के लोग कभी क्यों नहीं बात करते? हमेशा बीजेपी की सपोर्ट की बात क्यों करेंगे? अभी बीजेपी की बुराई करो, आरएसएस को देखो मिर्ची लग जाएगी, अभी आप अपनी चेयर से उठ के चिल्लाने लगेंगे। मैं इनसे पूछता हूं, जो समाज की असली समस्या है उसके बारे में मोहन भागवत क्यों नहीं बोलते? हमेशा बीजेपी के लिए बैटिंग क्यों करते नजर आते हैं? आपको लगी है ये शब्द प्रयोग का ध्यान रखिए। ये बीजेपी के लिए बैटिंग करते हैं, यूपी का बीजेपी के लिए बैटिंग करते हैं, ये बीजेपी के पीछे खड़े होकर तीर चलाते हैं। ये बोलोगे जिनका चेहरा सामने नहीं होता लेकिन पीछे से काम करते हैं। और बात करेंगे राष्ट्र की, आप कौन सा ऐसा मुद्दा है जो राष्ट्र का मुद्दा उठाते हैं? आपने महंगाई का मुद्दा कभी उठाया? मोहन भागवत जी के मुंह से कभी निकला कि महंगाई ज्यादा है? कभी निकले उनके मुंह से? कभी उनके मुंह से निकला डीजल पेट्रोल के बारे में? कभी निकला बेरोजगारी के बारे में? आज किसान की आत्महत्याओं के बारे में कभी आवाज निकलती है मुंह से? जब भी आवाज निकलती है तो किसकी निकलती है? जात, धर्म, नफरत, देश को, बीजेपी को कैसे बचाया जाए? क्योंकि बीजेपी का चेहरा धूमिल हो चुका है, मोदी जी का चेहरा नहीं बिक रहा है, तो मोहन भागवत को उन्होंने स्टार प्रचारक बनाया हुआ है। आप जाइए, कुछ माहौल बनाइए, मंदिर मस्जिद की बात कीजिए, कुछ जाति धर्म की बात कीजिए, कुछ हमारा कुछ प्रमोट कीजिए, बात करेंगे। मैं राष्ट्र के लिए काम करता हूं। मैं पूछना चाहता हूं किनके लिए काम करते हो भैया? हम भी तो हिंदू में आते हैं, हम तो नहीं मानते आरएसएस को, क्योंकि मैं जानता हूं देश की वो संस्था है जो देश को तोड़ने की बात करती है, जोड़ने की बात नहीं करती है। आपने हमेशा तिरंगा का विरोध किया, 1942 में आपने बहुत सारे आरोप लगा दिया। आपने संविधान को था, उतने ही ज्यादा वक्त आपने ले लिया। रुक जाइए, आप राष्ट्र हो ही नहीं सकते। अब कुछ सेकंड के लिए रुक जाइए। आपने जो तमाम गंभीर आरोप लगाए उस पर जवाब ले लेते हैं। महापात्रा साहब, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। सर अरुण जी, ये भदौरिया जी जैसे व्यक्ति जो संघ को जानते नहीं है, संघ के बारे में बात करेंगे, उसमें कोई नयापन नहीं है। पहली बात ये, आप सुन लीजिए मेरी बात। अरे आप संघ को हमने जानने की जरूरत नहीं है। और जहां तक संघ क्या करती है, क्या नहीं करती है, आप देश के किसी भी कोने में जाइए, देश के किसी भी राज्य में जाइए, किसी भी जिले में जाइए, किसी भी गांव में जाइए, वहां पे संघ काम करते हुए दिखेगी। आप जैसे लोग केवल और केवल टीवी के माध्यम से चिल्लाना जानते हैं, लोगों के प्रॉब्लम के बारे में बखानते हैं। जैसे फर्जी हिंदू देश को बर्बाद करने में लगे हैं। आप पहले हिंदुत्व का मतलब समझिए, हिंदुत्व के बारे में पढ़ के आइए और पढ़ के आरएसएस का इतिहास पढ़ के आइए, आरएसएस का इतिहास पढ़ के आइए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या बोला था? क्या बोला था अंग्रेजों को 1942 में? हिंदू आप अंग्रेजी सेना में भर्ती हो जाओ, क्योंकि देश के अंग्रेज में हमें काम करना है। आपने हमेशा देश को तोड़ने की बात की, जोड़ने की बात कब की है? विकास की जवाहरलाल नेहरू ने, यहाँ तक क्योंकि संघ गाली सुनने लायक है। अगर संघ अच्छा का आप बोलो, नाथूराम गोडसे जिंदा मुर्दाबाद,
बोलिए नाथूराम गोडसे विकास की बातें तो सरकार करेगी ना। बोलिए देखिए भदौरिया साहब, विकास की बात तो सरकार करेगी। नाथूराम गोडसे सांस्कृतिक संगठन विकास की बात, गोली मारने वाला व्यक्ति सामाजिक विकास की बात करती है। राजीव जी, क्या आप लोग प्रभावित नहीं होते हैं आरएसएस के विचार से? क्या आप लोगों के कामकाज में आरएसएस की दखलंदाजी नहीं होती है क्या? एक मिनट सुन लीजिए सर, हो गया 1 मिनट। ये लड़ने से, ऐसे लड़ने से बात भी समझ में नहीं आती है। भदौरिया साहब, लड़ने से बात समझ में नहीं आती है। पाकिस्तान के लिए काम आपको वक्त मिला था, आपने अपनी बात कही। अब महापात्रा साहब की बात सुन लीजिए। ये कोई डिबेट करने का तरीका नहीं है, बिल्कुल नहीं है। डिबेट करने का तरीका। भदौरिया साहब, आपको सुनना चाहिए। भदौरिया साहब, आप सुनिए। आप सुनिए। ये कहूंगा कि संघ आज के समय में लाखों ऐसे सेवा कार्य कर रही है जहां पे करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। संघ हजारों ऐसे स्कूल चला रही है जहां पे जाति धर्म सेवा कार्य छात्र आके पढ़ रहे हैं। आपको ये बता दूं, पिछले वर्ष, अरे सुन लीजिए भाई साहब, सुनने की हिम्मत नहीं है तो डिबेट मत करिए। आप एक आध व्यक्ति का नाम देखो जो आपने पढ़ा के बड़ा किया हो, देश का नाम रोशन कर रहा हो। एक आध नाम बताइए, एक आध साइंटिस्ट का नाम बता दिए जो आपने साइंटिस्ट बनाया। एक सेकंड, आप सब चुप हो जाइए, देश का नाम रोशन कर रहा हो। चुप हो जाइए प्लीज। बता दीजिए भदौरिया साहब, आप भी शांत हो जाइए। महापात्रा साहब, आप भी शांत हो जाइए। ऐसे बात करने से बात समझ में भी नहीं आती है। ऐसे बात करने से बात समझ में भी नहीं आती है। राजीव जी, आप अपनी बात बोल लीजिए, उसके बाद में राहुल देव साहब के पास। पहली बात यह है कि बार बार ये इल्जाम लगता है, कांग्रेस ने कहा कि हमारी सरकार आई तो हम संघ की शाखाएं बंद कर देंगे। हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, उस पर नहीं, वो ये नहीं कहा, उन्होंने सफाई दे दी। कमलनाथ ने सफाई दे दी। राजीव जी, आपको मैं अपडेट कर देता हूं। एक सेकंड प्रियंका चतुर्वेदी, मैं अपडेट कर देता हूं जरा। कमलनाथ जी ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने ये नहीं कहा है कि संघ की शाखाओं को बैन कर देंगे। उन्होंने कहा है कि सरकारी परिसर में संघ की शाखाओं को वो नहीं चलने देंगे और इसके अलावा सरकारी कर्मचारी वहां पहुंचकर संघ की शाखाओं में शामिल नहीं हो पाएंगे, ये उन्होंने कहा है। ये आप बोलिए। मैं आपसे केवल इतनी बात बोलना चाहता हूं कि दो ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों के अंदर दूसरी तरह के गुंडे होते हैं, जो ऐसा अभी शोर मच रहा था आपके इसमें। केरला के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी नहीं रही, लगभग 5000 संघ की शाखाएं वहां चलती हैं। और केरला के अंदर जब कोई सरकारी प्रेमाइसेस यूज नहीं किया जाता, बावजूद उनकी गर्दन काटी जाती है, उनके हाथ काटे जाते हैं, उनके पैर काटे जाते हैं, उन्हें जिंदा जलाया जाता है। ये केरला के हालात बता रहा हूं मैं आपको। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। उड़ीसा में संघ की शाखाएं दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में आदिवासियों को सहायता देने के लिए जाती है। मैं गुंडा आपको केवल इसलिए बोल रहा था। ऐसे डिबेट नहीं कर सकते प्लीज, ऐसे डिबेट नहीं प्लीज। आप एक साथ नहीं बोलेंगे आप लोग। राजीव जी, 1 मिनट शांत हो जाइए। भदौरिया साहब, अगर हर किसी पर ऐसे आप बोलेंगे तो कोई अपनी बात नहीं कह पाएगा। भदौरिया साहब, शांति से सुनिए भी ना सर, बोलेंगे आप। मैं केवल सुनिए भी ना तो मैं नहीं सर, सुनिए ना सर, क्यों बोलेंगे? अरे सर सुनिए ना, आपकी बारी आएगी आप बोलेंगे, तब समझाऊंगा मैं। समझाऊंगा मैं। राहुल देव जी के पास जाता हूँ। राहुल देव, मैं शॉर्ट में नहीं राजीव, शॉर्ट में बात रखता हूँ, बहुत शॉर्ट में आपके पास वापस बहुत शॉर्ट में बात रखता हूँ। ये समाजवादी पार्टी के लीडर मुरादाबाद में पाकिस्तान का झंडा लहरा सकते हैं, संघ अपने देश की बात नहीं कर सकता। मेरी बात सुनिए, मैं गुंडा इसलिए कह रहा हूँ इन्हें, राजीव जी, शोर बचा रहे हैं। दूसरी बात, दूसरा झूठ पर चर्चा हो चुकी है, बहुत बार चर्चा हो चुकी है। एक सेकंड, इन्होंने कही महंगाई की बात, झूठे नारे महंगाई का आंकड़ा लेके आए कांग्रेस के लिए। सरकार के अंदर महंगाई की दर 5% झूठे नारे देते हैं, झूठे नारे देते हैं, पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं। यहाँ इस देश के अंदर देश की बात करें, देशभक्ति की बात करें, आतंकवादियों को आप शहीद बताओगे, अगर हमसे आगे बात करोगे, ऐसे आप बोलते रहे तो बाकी मेहमान क्या बोलेंगे बताइए। शांत हो जाइए भदौरिया साहब। राहुल देव साहब, मैं आपसे एक सवाल जिसका जवाब समझना चाहता हूं सर, कि क्या ये एक चुनावी मुद्दा ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगाती है बीजेपी राम का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा तभी उठाती है जब चुनाव होते हैं इस देश में? मैं उसका जवाब तो दूंगा, लेकिन मैं जितने अपने यहाँ दोस्त बैठे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उनको इसका अंदाज नहीं होता कि जब आप एक साथ बोलते हैं तो किसी को दर्शकों को कुछ समझ में नहीं आता, सिर्फ आपका मजाक उड़ाते हैं। वो ये क्या सभ्यता दिखा रहे हैं आप लोग? किसी को दूसरे को बोलने का मौका नहीं देंगे और सब लोग इसमें शामिल हैं, और जो मुद्दा है उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। आप दुनिया भर के सारे मुद्दे लेके चले आते हैं,
क्या मतलब है? मुझे इसमें कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है। आपकी बात बिल्कुल जायज है, हमें ख्याल रखना चाहिए मेरे ख्याल से। अब मैं तमाम अपने मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग एक एक करके बोले ताकि दर्शक आपकी बात समझ पाए। सर राहुल जी, जो मैंने सवाल आपसे पूछा था उसको जरा समझाइए कि क्या एक मुद्दा है। ये चुनाव का मौसम है, उन्होंने अपना वंचन पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने अपनी जानी मानी विचारधारा के अनुसार और प्रचार के लिए उन्होंने एक ये बात कही है। उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, उसमें बीजेपी के विरोध की भी बहुत सारी बातें कही हैं, उसमें आरएसएस को भी एक मुद्दा बनाने की उन्होंने कोशिश की है। जैसे तमाम चीज़ों में मुद्दा बनाने की कोशिश करते रहते हैं, वैसे ही जैसे अभी हमारे मित्र राजीव जी कुछ दूसरे मतलब जाकिर नायक को बीच में ले आए जिनका कोई मतलब नहीं इस पूरी बहस से और न कहीं इस पूरे प्रसंग में, लेकिन तो ये सब लोग कोशिश करते हैं। कांग्रेस ने एक प्रचार के लिए, एक संदेश देने के लिए, आरएसएस के प्रति अपना विरोध जताने के लिए ये बात कही है। उसमें सिर्फ दो बातें हैं। मैं ये मानता हूं कि सरकारी कार्यालयों में या सरकारी जो संपदा है, जगह है, उसमें किसी भी गैर सरकारी संस्था को बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चाहे वो संघ हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई भी दूसरी संस्था हो, क्योंकि एक सरकार और बाकी संगठनों, सामाजिक संगठनों के एक मिनट राजीव जी आपकी अनुमति हो। नहीं सर, आप एक मिनट कंप्लीट कर लीजिए, ब्रेक के लिए भी जाना है सर, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। नहीं राहुल सर, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। किसी भी राजनीतिक या सामाजिक संगठन को किसी, प्रियंका जी बोल लीजिए आप। तो बड़ा सवाल आप देख रहे हैं, और आज का बड़ा सवाल यह कि क्या सरकारी कर्मचारियों का संघ की शाखाओं में जाना सही है? इस सवाल पर आज हम बात कर रहे हैं। आखिर क्या है आरएसएस की नीति और क्यों कांग्रेस इससे परेशान है, इसका जवाब भी हम ढूंढ रहे हैं। राहुल देव साहब से हम बात कर रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जेटली साहब हमारे साथ बीजेपी से हैं, प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, संदीप महापात्रा हैं और अनुराग भदौरिया साहब भी हमारे साथ हैं। राहुल देव जी, क्या जिस बात को लेकर हम ब्रेक से पहले जिक्र कर रहे थे, सिर्फ राजनीति के लिए सब कुछ हो रहा है, इसके आगे और पीछे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसलिए इस पर बहुत बहस या चर्चा करने की जरूरत भी क्या नहीं है? भाई राजनीति में राजनीति के अलावा और क्या होगा, और चुनाव का मौसम है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अभी बीजेपी भी अपना अगर कोई घोषणा पत्र वगैरह जारी करेगी तो हो सकता है वो भी इसी तरह की कुछ बातें करे, तो ये तो बहुत सामान्य चीज़ है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात वैसी नहीं है जैसे हम वो कर रहे हैं। लेकिन उसमें दो महत्वपूर्ण सिद्धांत इस मामले से जुड़े हुए हैं। एक तो जिस पर मैं बात कर रहा था कि मेरा मानना है कि किसी भी सरकारी कार्यालय में या सरकारी प्रांगण में किसी गैर सरकारी संस्था का कोई भी कार्यक्रम, वो भी नियमित चलने वाला कार्यक्रम, बिना सरकार उसकी अनुमति के नहीं होना चाहिए। और चाहे वो बीजेपी की अपनी सरकार हो, यहाँ भी वहाँ भी, लेकिन उसको सामाजिक संगठन, सामाजिक गतिविधियों और गैर सरकारी गतिविधियों और सरकार, इन दोनों के बीच में एक लक्ष्मण रेखा है, एक मर्यादा है, उसका पालन करना चाहिए। पहली बात। दूसरा प्रश्न है कि क्या सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की शाखा में जाना चाहिए या नहीं। मेरा ये मानना है कि जब तक अदालत ये सिद्ध न कर दे कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है, असामाजिक संगठन है, वो एक नुकसानदेह संगठन है, वो कुछ ऐसी गतिविधियों में लिप्त है जो देश के खिलाफ हैं, तब तो इस पर बात की जा सकती है। और जिनको लगता है कि वो है तो वो अदालत में जाएं, ठीक है, ये दावा करें और सरकारी कर्मचारियों का आरएसएस में भाग लेना बंद करवा दें। जब तक ये नहीं होता तब तक उनको पूरा अधिकार है, वो किसी भी अपने विवेक से किसी भी सामाजिक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं। ठीक है सर। राजनीतिक पार्टी में शामिल ना होने वाला नियम बिल्कुल सही है। ठीक है सर, आपके पास मैं आता हूं राजीव जी, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी बहुत देर से कुछ कहना चाहती है। प्रियंका चतुर्वेदी, एक तो आप अपनी बात कह लीजिए, लेकिन एक सवाल मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि बातें आप संघ की बैन की करती हैं, लेकिन एजेंडा आपके मैनिफेस्टो में वही होता है जो संघ का है। मैं सबसे पहले तो आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं माफी चाहता हूं, और भी आभारी, पैनल बड़ा है, आपके पास आने में थोड़ी देर हो सकती है। जवाब दे रही हूं, 30 सेकंड आप मुझे दीजिए, 30 सेकंड मुझे दीजिए, बगैर आपकी टोका टोकी किए तो आपकी और भी आभारी रहूंगी, और बगैर किसी और प्रवक्ता को मेरे बीच में हस्तक्षेप करने अगर दे सकते हैं तो मैं आपकी और भी। प्रियंका जी बोलिए, आप अपनी बात रखिए। आपने सवाल किया हम संघ पे बैन लगाने की बात करें, मैं फिर से दोहराऊंगी, हम संघ पे बैन करने की बात नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, जो मेरे जब आपने सवाल पूछा था मुझे आपने खुद ने पूरा करने नहीं दिया था। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि आरएसएस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कोई भी ऐसा वैचारिक संगठन जो एक राजनीतिक दल की विचारधारा के साथ जुड़ा हो, उनको ज्वाइन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने केशुभाई पटेल को दिया था, जिस वजह से आज तक गुजरात में ये नियम कानून लगा हुआ है। बाकी सारे राज्यों में ये नियम लगे हुए हैं, केंद्र सरकार का ये नियम है, सिर्फ मध्य प्रदेश में हुआ है। अब रही बात संघ का, हम एजेंडा चला रहे हैं,
कौन सा ऐसा एजेंडा है जो आप संघ का एजेंडा मानते हैं? अगर आप मुझे एनलाइटन कर दें तो उसके ऊपर मैं जवाब जरूर देना चाहूंगा। गौशाला। अच्छा, मैं कब से अच्छा मुझे आप ये बताइए, भारतवर्ष की परंपरा रही है और हिंदू धर्म की परंपरा रही है कि सारे जीव जंतु का सम्मान होना चाहिए और जीव जंतु की रक्षा करने के लिए हर मैडम सवाल भी तो मैं वही पूछ रहा हूँ तो ये एजेंडा मेरी भारत का परंपरा है, हिंदुओं से और हिंदू से करीबी और उसी का एजेंडा चलाने वाले एक संगठन से आप लोगों को दूरी, ये कौन सी नीति है? ये कौन सी नीति है? नहीं, आप मेरे देखिए, आप मेरे धर्म को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से नहीं जोड़ सकते हैं या उसमें मैं नहीं जोड़ रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं आप ही लोग तो आरोप लगाती है ना मैडम, आप ही लोग तो आरोप लगाती है ना। सारे नियम कानून का पालन करती हूं, पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। और प्लीज मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि हिंदू धर्म ने जो हमें सिखाया है उसको सिर्फ उनके नैरो प्रिज्म से ना देखें जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमोट करने की कोशिश करता है। ठीक है राजीव जी, मैं इनके बीच में बोला नहीं था, मैं भी अपेक्षा करूंगा। मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, जब आप विपक्ष में होते हैं और जब आप सरकार में होते हैं, क्योंकि आपका सरकार और विपक्ष का वजन एक जैसा रहा, अभी विपक्ष में अगर आप कहते हैं अर्बन नेक्सलिस्ट एनजीओ हैं और जिनको न्यायालय द्वारा जिनको जेल में डाला गया, जिनकी जमानत नहीं हो पाई, अगर आज इनका नजरिया उनके लिए एक एनजीओ के तौर पे है तो क्या सरकार में रहते रहते भी ये वही नजरिया रखेंगे अपना? ये एक पहली बात स्पष्ट करें। दूसरी बात जो मैंने बात कही कि इनसे मैं बार बार पूछ रहा था, मैं अभी राहुल देव जी नाराज हो गए थे इस बात पे, मैंने आपसे कहा कि जब कोई सरकार या राजनीतिक पार्टी किसी से फंड लेती है तो नेचुरली उस विचारधारा की तरफ अपना ध्यान आकर्षित जरूर करते हुए या उसको अपनी तरफ आकर्षित करती होगी। मैंने जाकिर नायक का नाम इसलिए लिया, कांग्रेस वही पूछ रही है कि भाई आरएसएस को कहां से फंड आता है, कितना आता है, क्या आता है, आप बताइए। मैंने आपसे कहा कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि उस फंड का इस्तेमाल पार्टी के काम के लिए किया जाता है। देखिए, इसके लिए न्यायालय में गए, हर प्रश्न को न्यायालय में रखा गया, न्यायालय ने बोला आरएसएस एक सांस्कृतिक संस्था है, इसका सरकार और किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं। यह हाईकोर्ट से डिसीजन हो चुका है, जो भी राहुल देव जी ने बात करी, आपके नेता क्लियर हो, आपके नेता संघ के कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, मीटिंग में नहीं जाते हैं और संघ के नेता के साथ आप लोग नहीं बैठते हैं? मैंने सारी जिंदगी एक व्यक्ति या संघ तो एक विचारधारा है, देश की संस्कृति है, लेकिन मैं एक व्यक्ति की बात करता हूं। सरकारी कार्यक्रमों में गया, प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के जन्मदिन के ऊपर पूरे देश के बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह लेके जाया जाता है और कहा जाता है इस जन्मदिन को मनाइए। और दूसरी गलत बात है, एक संस्था नहीं, आप करें तो अच्छा, ये क्या बात हो गई राजीव जी साहब? आप करें तो अच्छा और कोई और करे तो दूसरी तरफ मैं आपको एक बात मीठा कड़वा तू, ये कोई बात नहीं होती ना, जबरदस्ती सरकारी संस्थाओं को कांग्रेस यूज करवाती है एक व्यक्ति के लिए, और एक तरफ अनुराग भदौरिया बहुत देर से कुछ कह रहा था, मैं देश के उत्थान की बात करेंगे, हम गरीब के उत्थान की बात करेंगे तो उसे प्रतिबंध। अगर राजनीतिक संगठन है आरएसएस, अगर राजनीतिक संगठन आरएसएस है तो आप लोग जाकर शिकायत क्यों नहीं कर देते? क्यों नहीं कर देते शिकायत? हाँ, अच्छा, बड़ी मजेदार बात अभी वो कह रहे थे कि हमारी पार्टी राजनीतिक संगठन नहीं। अरे भैया, उत्तर प्रदेश की अनुपमा जायसवाल है, वो तो आपके आरएसएस को रिपोर्ट करती हैं कि मैंने ये काम किया। उन्होंने आरएसएस के उनके जो विचारक है, जो उनके क्षेत्रीय जो होते होंगे, पता नहीं कौन होते होंगे, उनको चिट्ठी लिखी है कि मैं यहाँ गई थी। वो अपना रिपोर्ट कार्ड भेजती है उनको, और आरएसएस के लोग बीजेपी के संगठन मंत्री होते हैं, जिसकी विचारधारा जहां पर जाएगी कोई भी राजनीतिक पार्टी आते हैं, वो फैसला करते हैं किसको टिकट मिलेगी, राजनीतिक पार्टी हो चाहे सांस्कृतिक संस्था से जुड़ा हो। आपके बीच में नहीं बोला, क्यों बड़ा बोलते रहते हो? यही आपका संस्कृति है, इससे पता चलता है। मुलायम सिंह यादव जी के पास तो हम अपेक्षा नहीं कर सकते ना, मुलायम सिंह यादव जी के पास जाकर कोई भी अच्छे कार्य करने वाला व्यक्ति अपने कार्यों का जोखिम उसके सामने रख दे। मुलायम सिंह यादव जी के सामने कोई कार्य रख के इस देश का उत्थान तो नहीं हो सकता। किसको बुला लिया आपने? मालूम है कि कल्चर के बारे में अपनी चर्चा बीच में बोलता है। अनुराग भदौरिया, आप हमारे किसी मेहमान के साथ इस तरीके से नहीं बात कर सकते। आप निजी तौर पर किसी पर हमला नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में नहीं पाए जाते जो दूसरों को बोलते हैं। नहीं, भदौरिया साहब ये गलत है, भदौरिया साहब ये गलत है, ये आप नहीं करने दूंगा। मैं आपको कर चुका हूं इन्हें, आप पर निजी हमला नहीं कर सकते। जिस मुद्दे पर हम बात करने के लिए बैठे, बहस करने के लिए बैठे, उस पर बात कीजिए। बोलिए आप अपनी बात। रहने की जगह राजीव जी 1 मिनट चुप हो जाइए, बोलिए। तो पे बात नहीं करेंगे, बीच में टप्पर बोलेंगे। नहीं सर, आप गलत शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए और निजी हमले मत कीजिए। बता दूं, ये अभी कह रहे थे कि हमारी बहुत देर से मैं चुप बैठा हूं। नहीं, आ रहा हूं मैं आपके पास, महापात्रा साहब आपके पास ही आऊंगा। हमारी ऐसी है ही नहीं दूसरों के बीच में बोले। हाँ बोलिए, आप बोलिए भदौरिया साहब, अपनी बात पूरी कीजिए। अरे मैं अपनी सेंटेंस पूरा कर लूं। मैंने कहा कि
ये कह रहे थे कि हम लोग तो राजनीति में है ही नहीं। अरे भैया, बीजेपी आरएसएस के संगठन मंत्री होते हैं। रामलाल जी कौन है, क्या करते हैं रामलाल जी? रामलाल जी का काम ही है कि बीजेपी आरएसएस के बीच आप अपनी पार्टी को देश के नाम समर्पित कर दीजिए। हो सकता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपके पास भी अपने व्यक्ति भेज दे। आपकी पार्टी के अंदर अगर आपकी विचारधारा इस देश से जुड़ी होगी, देश के उत्थान से जुड़ी होगी, थोड़ी भी देशभक्ति बची होगी, कोई भी सामाजिक देशभक्ति संगठन आपके लिए अपने व्यक्ति जरूर करेगा। वहां पे अरे आपने देश को बर्बाद कर दिया, जाति धर्म के दंगे करा के, सबसे ज्यादा दंगे जाति धर्म के आपने किए। आज आर्थिक स्थिति क्या है देश की? समझ नहीं आता, आपकी आवाज नहीं निकलती। पाकिस्तान का झंडा उठाकर बार-बार मुद्दे को भटका देते हैं। पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे होते हैं। कितनी बड़ी देशभक्ति की बात करते होंगे। बिहार में उत्तर प्रदेश को छोड़ के गए, बिजली तो बिजली केरोसिन छोड़ के नहीं गए। आप लोगों ने लाहौर के चलते हो, आप पाकिस्तान से जाते हो, पाकिस्तान से टिप्स लेके आते हो और देश के बता दीजिए आप कौन कहां से टिप्स लेकर नहीं जाते? महापात्रा साहब आप बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? गले लगाने हम नहीं जाते। बस आप क्या दे पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा, वापस आऊंगा मैं आपके पास। अभी आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भदौरिया साहब, महापात्रा साहब आप अपनी बात बोलिए। नहीं बोलिए, आप अपनी बात बोलिए। महापात्रा साहब बोलिए। जी जी, मैं अपने बात रखना चाहूँ। झा जी, जो हम बात कर रहे हैं आज मुद्दे की बात, राहुल देव जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुद्दे की बात कहने के लिए कही। और मुद्दे की बात यह है कि जो सरकारी कर्मचारी है वो संघ के काम में ना लगे, ये ब्रिटिशर्स ने लागू किया था, इसको कांग्रेस ने फॉलो किया। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, 2006 में कांग्रेस के बाद जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार जब आई, एक सर्कुलर लाई गई कि उसमें कोई पाबंदी नहीं रहेगी। मेरा केवल एक मात्र प्रश्न है कांग्रेस के प्रवक्ता और ये समाजवादी पार्टी से ऐसे हैं भदौरिया जी, कि 2006 से लेकर 2018 तक कर क्या रहे थे? अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बता रही थी कि और भी किसी राज्य में इस तरह की बात नहीं है। उनको मैं बता दूं, उनकी जानकारी पूरा नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी ये एक प्रावधान किया गया, हिमाचल प्रदेश में भी प्रावधान किया गया और गुजरात में आगे बढ़ा रहे थे, आपको इस तरह पीछे नहीं ले जा रहे थे। अरे भाई साहब आप चुप रहिए, कर रहे थे। अरे भाई साहब चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दिखा रहा हूं ना क्या कर रहे थे वो बता रहा हूं। सोशल विकास की बात कर रहे थे आप, तो विकास को समुद्र एनएससी क्या था? अरे भदौरिया जी, एनएससी क्या था? नेशनल एडवाइजरी काउंसिल क्या था? वो सोशल संगठन था, कल्चरल था, या क्या था? वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी? 10 साल तक इस देश को गुमराह किया। 2017 में उसका एक व्हाइट पेपर आया है और उस सरकार के भागीदार आप भी थे। अरे भाई साहब, जब आपकी बात आती है सच जो है कड़वा होता है। कड़वा सच सुनने के बाद भदौरिया जी कल भी उछल रहे थे, आज भी उछल रहे हो, ऐसे उछल के समाप्त हो जाएगा आप लोग। परंतु सच्चाई यही है, सच्चाई यही है और फिर भी आप एनएससी के आप समर्थक हो, नेशनल एडवाइजरी कमीशन के समर्थक हो। आप एनजीओ को झुलावा लाता है, आपको पता नहीं सरकार में उसका स्थान दिया गया। शांति शांति शांति। भदौरिया साहब शांत हो जाइए। आप खुद कहते हैं कि आप जब बोलते हैं बीच में कोई ना बोले, और जब कोई और बोलता है तो आप बीच में आ जाते हैं और बोलने लगते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, एक सेकंड सर, आप दोनों शांत हो जाइए। प्रियंका चतुर्वेदी, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि सिमी जैसे संगठन पर प्रतिबंध आप क्यों नहीं लगाते? शाखाओं पर आपकी नजर है, उससे परेशानी हो रही है, उससे पेट में दर्द हो रहा है कांग्रेस के। कोई भाई साहब को बताए कैलाश विजयवर्गीय जी को कि पिछले 15 साल से मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। कोई भाई साहब कैलाश विजयवर्गीय जी को बताएं कि पिछले 5 साल से करीब 5 साल से सरकार नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, उनकी है। तो आज अगर आतंकी हमले या नक्सली हमले कम नहीं हो पा रहे हैं, वो उनकी नाकामयाबी दर्शाता है, ना कि विपक्ष की नाकामयाबी। कुछ तो ध्यान लगाकर बोला करें। मुझे बस अब आप ये बता दीजिए कि कौन सा ऐसा सांस्कृतिक संगठन है जो सरकारों में हस्तक्षेप करता है? कौन सा सरकारी सांस्कृतिक संगठन है जो डिसाइड करता है कि कौन से मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो मिलना चाहिए? मध्य प्रदेश में कौन से प्रत्याशी को कहां से टिकट मिलना चाहिए? क्यों रिपोर्ट कार्ड वो जाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक के हेडक्वार्टर्स में जाकर देकर आते हैं? आप मुझे बस वो सांस्कृतिक संगठन आप बता दीजिए और इस सांस्कृतिक संगठन का मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर बता दीजिए जिसके अंतर्गत ये सारे फंड के पास आते हैं और ये
फंड्स जो खर्च होते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा चलाने में, आप जब मुझे इसका जवाब दे देंगे तो मैं मान जाऊंगी कि राजनीतिक विचारधारा वाली बात अगर संघ के बारे में पता नहीं है तो वे बात नहीं करे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो गुरु दक्षिणा कार्यक्रम होता है उससे जो दक्षिणा आती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसी से चलता है। कांग्रेस पार्टी नहीं है जाकिर नायक से जाकर फंड ले, लाखों करोड़ों लाखों जो शाखाएं चल रही हैं जिसका 90% इजाफा हुआ है 2014 के बाद से, वो सब गुरु दक्षिणा से आया है। भाई साहब मुझे अपने अकाउंट दिखा दीजिए, बड़ी गुरु दक्षिणा आप लोगों के पास जिसकी वजह से आप ये लाखों शाखाएं 2014 से आपकी बात समझ में आ गई और उसी सवाल को पत्रकार राहुल देव साहब कर दीजिए, उनसे जान लेता हूँ, उस सवाल का जवाब मैं उनसे जान लेता हूँ। राहुल देव साहब, अगर कोई संगठन सांस्कृतिक संगठन है उसकी राजनीतिक दखल अंदाजी जैसा आरोप कांग्रेस लगाती है बीजेपी के साथ है, तो क्या ये जायज होता है या नहीं है? और अगर कोई संगठन इस तरीके से काम करे तो उसको हम क्या समझें? क्या उसे सिर्फ एक सांस्कृतिक सामाजिक संगठन ही समझें हम? मैं समझता हूं कि इन सारे सवालों का जो हल है वो या तो चुनाव आयोग के हाथ में है या अदालतों के हाथ में है। तो प्रियंका जी जो सवाल उठा रहे हैं वो वाजिब सवाल हो सकते हैं, लेकिन वो ये मंच उनके लिए है नहीं। उसके लिए ये 2 मंच हैं, वहाँ वो जा सकती हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है वो RSS के फंड्स की बात कर रही हैं। जहाँ मेरी जानकारी, अभी वो भागवत जी यहाँ आए थे, 3 दिन उन्होंने लगातार भाषण दिए, मैंने बहुत ध्यान से उनको सुने। उसमें उन्होंने ये साफ कहा, यहाँ उनसे भी ये सवाल पूछा गया था, सार्वजनिक रूप से पूछा गया था, और उन्होंने कहा कि संघ के सारे फंड जो हैं पूरे अकाउंट्स वो ऑडिट होते हैं, वो ऑडिट बाकायदा जमा किए जाते हैं, सरकार को दे जाते हैं। ये 5 साल से पहले 10 साल की कांग्रेस सरकार थी, तो उसमें अगर उसमें कुछ उनके अकाउंट्स में, खातों में, पैसे में गड़बड़ी थी, गतिविधि अनियमितताएं थी, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनको अगर वो किसी गलत गतिविधियों में लिप्त थे तो 10 साल के, अभी उससे पहले 50 साल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कांग्रेस के शासन की, इन 10 सालों में क्या प्रियंका चतुर्वेदी, सवाल ये है ना कि अभी 4.5 साल से बीजेपी है, उससे पहले तो आप ही थी, आपने क्यों नहीं खोजबीन की? क्यों नहीं आपने जांच बिठाया? मैं फिर से जांच बिठा देती ना मैडम, आपकी सरकार थी, 10 साल तक सरकार में रहे आप लोग। बहुत आपकी आभारी हूं कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा। पर मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि सांस्कृतिक संगठन का चोला उड़ने वाली राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ाने वाली, आपके पास प्रियंका जी एक ऑप्शन तो था ना जब आप सरकार में थी, आप जांच करवा सकती थी, आप शिकायत कर सकती थी। अरे मुझे बात करने दीजिए ना, 30 सेकंड आपने मुझे दिए हैं, वो तो मैं ये कह रहा हूँ 10 साल तक तो आप सरकार में, कर लीजिए भाई साहब, 10 साल तक तो सरकार में थी ना प्रियंका जी, वही सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं बोलिए। नहीं भाई साहब, मैं आपको इतिहास की मैं आपको बता दूं, हम 10 साल से ही सरकार में नहीं थे, करीब 55 साल हम सरकार में रहे हैं, और हमारी जो राजनीतिक और विचारधारा के मतभेद हैं वो हम लड़ते रहते हैं। मैं तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट सवाल कर रही हूँ, अगर ये सांस्कृतिक संगठन के अंतर्गत इनको सरकारी कर्मचारियों को छूट दी जाती है कि उनको जुड़ने की, अगर सांस्कृतिक संगठन के अंतर्गत इनको सारी सरकारी जो संस्थान हैं और वहाँ पे जगह मिली जाती है अपने अपना शाखा चलाने की, यहाँ तक कि वो जगह भी मिलती है जहाँ आदिवासी के बच्चे आकर पढ़ते हैं, उनके भले ही उनको मिड डे मील्स नहीं मिलते हैं फिर भी शाखा चलती है मध्य प्रदेश में। तो इसके लिए हम पूछना चाहते हैं, ये सांस्कृतिक संगठन के अलावा कितने ऐसे सांस्कृतिक संगठन हैं जिनको इतनी छूट दी गई है? 5 आप सांस्कृतिक संगठन मुझे बता दीजिए। और अगर ये सांस्कृतिक संगठन है और जिसकी वजह से आज इतना आगे बढ़ता जा रहा है, तो ऐसा क्यों है कि हर राजनीतिक विचारों को लेकर राजनीतिक डिसीजंस में भी हस्तक्षेप करता है? क्यों ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज जो भी फंड्स इनके पास आते हैं, पब्लिक अकाउंट्स दिखाते हैं, अपने सारे एनजीओज को पब्लिक अकाउंट्स दिए जाते हैं, वो पब्लिकली अपने एसेट्स डिक्लेयर करते हैं, लॉसेस डिक्लेयर करते हैं। राहुल देव जी आपको जवाब, राहुल देव जी आपको जवाब दे रहे हैं। जानकारी नहीं है, फंड करके गुमराह मत करिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक फंड एक ट्रांसपेरेंट माध्यम से, गुरु दक्षिणा के माध्यम से आती है। महापात्रा साहब आपके पास मैं आऊंगा, जरा राहुल देव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लें। नहीं, बार-बार फंड की बात क्यों कर रही है? आप दे दीजिएगा, जवाब दे दीजिएगा ना सर, 1 सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। इनको अगर पता नहीं है तो भ्रामक शब्दों का उपयोग ना करें। नहीं, आपके पास मैं आऊंगा तो आप जवाब दे दीजिएगा। वो गलत कह रही हैं तो उनकी बातों को, उनके सवालों का आप जवाब दे दीजिएगा। राहुल देव जी कुछ कह रहे हैं, पहले उनको सुन लीजिए जरा। भाई साहब थोड़ी इजाजत हो तो बात कर लूं।
प्रियंका जी ने कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, उनका जवाब उन्होंने मुझसे पूछा, इसलिए मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि सरकारी प्रांगणों में मैं आपसे नहीं पूछ रही सर, मैं तो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रवक्ता है मैं उनसे पूछ रही हूँ। तो मैं नहीं बोल दीजिए सर, आप उस पर बोल, तो आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जानकारी रखते हैं, उठाएं पर उन पर मेरा मत है, मैं वो बोल देता हूँ। सरकारी कार्यालयों में या सरकारी जगहों पर, चाहे वो स्कूल हो, दूसरे संस्थान हो, वहाँ पर केवल सरकारी नहीं, बहुत से निजी कार्यक्रम भी होते हैं, बहुत सामाजिक कार्यक्रम भी होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, उनसे अनुमति लेके होते हैं। मैंने कहा है, और आपको अगर ध्यान होगा इसी कार्यक्रम में कहा है कि वहाँ पर अनुमति के साथ अगर कोई एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम होता है तो उसमें कोई आपत्ति मुझे नहीं है। बिना अनुमति लिए संघ का या किसी भी सरकारी प्रांगण में कोई जगह पे काम करना वो उचित नहीं है, मैं ये कह चुका हूँ। दूसरी चीज़, अगर उनके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं, वो जमा किए जाते हैं जहाँ पर जमा किए जाने चाहिए, जैसे बहुत सारे संगठन होते हैं, कंपनियाँ होती हैं, कुछ पब्लिक होती हैं, कुछ प्राइवेट होती हैं, तो अगर वो किए जाते हैं, आपकी सरकार पिछले 10 साल, ठीक पहले 10 साल थी, अगर उनके इस पूरे उनके धन संग्रह में कोई गड़बड़ है, उनके अकाउंटिंग में कुछ गड़बड़ है, अगर वो गलत स्रोतों से पैसा आ रहा है, तो उन पिछले 10 सालों में आपकी सरकारों ने कोई कार्रवाई की हो तो हमें बता दीजिए, क्यों नहीं की। बहुत छोटा सा जवाब प्रियंका जी, बहुत छोटा सा जवाब इसका, उसके बाद मैं महापात्रा साहब के पास जाऊंगा। ऐसा है सर, मैंने यहाँ पर बस एक चीज़ कही, हो सकता है 10 साल में हमसे नज़रअंदाज हो गया हो या हमने कार्रवाई नहीं की। क्या बात? पिछले 5 साल में जो 90% RSS की बढ़ोतरी हुई है, तो वो उसका ब्यौरा दे दे हमें। हम आज यहाँ पर कह रहे थे, मैं आपको यहाँ पर चैलेंज देकर कह सकती हूँ, जब हमारी सरकार आएगी हम सारे अकाउंट्स पब्लिक करवाएंगे, सारे संगठन से कराएंगे। अगली बार जब आपकी सरकार आएगी प्रियंका जी, तब आप करवाएंगे, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। 2019 तक तो इंतजार करना पड़ेगा। राजीव जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उसका जवाब अगर आप दे पाए, क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सरकारी प्रीमाइसेस में शाह जी मैं बोल लीजिए, महापात्रा साहब आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं आता हूं, बोलिए। मैं फंड जी बस एक मिनट का समय जी। ये फंड की बात बार बार कांग्रेस क्यों कर रही है, ये समझने की जरूरत है। इसका कारण ये है कि इनके द्वारा पालित और पालित जितने भी संगठन थे, एनजीओ थे, और जिनके माध्यम से ये अपना एजेंडा 10 साल चला है, आज के समय में उनके जो फंड स्रोत है वो बंद कर दिए गए हैं। इसीलिए फंड करके चिल्ला रही है कांग्रेस पार्टी। पहली बात ये। दूसरी बात, मैं पुनः कहूंगा प्रियंका जी से कि आपकी जो जानकारी है पूरा गलत है। सरसर चालक ने कहा है, और राहुल जी ने, उसका मैं धन्यवाद दूंगा राहुल जी का, कि उन्होंने बैलेंस शीट दिखा दीजिए और बता दीजिए कितनी गुरु दक्षिणा आपको मिलती है और क्या अमाउंट मिलता है गुरु दक्षिणा के जरिए, और कौन सा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो अकाउंट सब ऑडिटेड होता है। कांग्रेस पार्टी की तरह एनजीओ बना के, एनजीओ को फ्रंट बना के फंड कलेक्ट नहीं करती है। ये कांग्रेस की काम है, ये कांग्रेस की काम है। 10 साल तक आपके पास कोई जवाब नहीं है कि 10 साल तक आप क्या कर रहे थे। 10 साल क्या जवाब? आप कह रहे हैं कि 2014 से संघ की शाखा में बढ़ोतरी हुई है। उसका कारण केवल और केवल एक मात्र है कि संघ की जो है, संघ को लोगों ने, इस देश के लोगों ने एक्सेप्ट किया है, संघ के लोगों ने, देश के लोगों ने जाना कि संघ ऐसा संगठन है जो कि देश की काम करेगा, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ रहे हैं और लोग आपसे हट रहे हैं। ये इतना सिंपल आपको समझ में नहीं आएगा प्रियंका जी, क्योंकि आपकी जो फंडिंग आपको हमेशा कम से कम इंतजार करना होगा। और तब तक मुझे लगता है कि महापात्रा साहब अगर संघ को दिखाना पड़ जाए तो वो बैलेंस शीट तब तक तैयार भी हो जाएगी। राजीव जी आप बोल लीजिए, उसके बाद भदौरिया साहब के पास जाऊंगा। और सवाल ये है भदौरिया साहब कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जब विपक्ष में बैठते हैं तो ही बैलेंस शीट देखने की जरूरत महसूस होती है, जब सत्ता में रहते हैं तब सब कुछ ठीक चल रहा होता है क्योंकि तब कुर्सी होती है पास में? आपने प्रश्न मेरे से जी राजीव जी, उसके बाद आता हूं भदौरिया साहब आपके पास। मैं एक बात बोलना चाहता हूं भदौरिया साहब, एक सेकंड भदौरिया साहब। जब सत्ता में आते हैं, किसी के भी फंड की जो जानकारी होती है, अगर उसके ऊपर आपको शक होता है तो वो एक एजेंसी है, जिस एजेंसी ने उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। जैसे PFI की एक सरकारी एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन करी, तब जाके पता चला कि कांग्रेस एक आतंकवादी संगठन से पैसा लेती थी जिसका नाम था PFI, जाकिर नाइक देते थे। उसके बाद
दोबारा से एक पर्टिकुलर व्यक्ति, एक परिवार के नाम पर प्रॉपर्टी नेशनल हेराल्ड की, अब सुनिए मेरी बात को, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी नेशनल हेराल्ड के नाम से, जिसमें इनके मुख्यमंत्री, अपने प्रदेशों के मुख्यमंत्री उस परिवार को सरकारी जमीन अलॉट करते थे, ताकि मैं आपको पंचकुला का एग्जांपल देता हूं, चंडीगढ़ के पास का, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के जो कांग्रेस से आते थे, उन्होंने नेशनल हेराल्ड को जमीन गिफ्ट करी, और गिफ्ट भी ऐसे करी कि नोटिफिकेशन बदल दिया गया उसका नोटिफिकेशन, उसके ऑक्शन का प्रोसीजर बदल दिया गया, सारे नियम दरकिनार। मैं आपके बीच में, प्रियंका जी घबराइए मत, घबराइए, मैं आपके बीच में एक बार भी नहीं बोला था, आपके बीच में एक बार भी नहीं बोला। मुझे लगता है कि मैंने केवल इतना बोला कि आज संघ की शाखाओं और कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर हम बात करें, पूरा मौका दिया उन्होंने, कम से कम 4 मिनट नॉन स्टॉप बोला, और मैंने अपनी बात रखी है तो उसमें शोर मचा रही है। मैंने केवल इतना बोला, फेवर करना किसे कहते हैं? पीएफआई को कांग्रेस ने फेवर किया, नेशनल हेराल्ड को इनके मुख्यमंत्री जमीन अलॉट करते रहे, फ्री में जमीन देते रहे, और वो नेशनल हेराल्ड जिसके नाम पर घोटाले साबित हुए और जिनके मुखिया दोनों 5 करोड़ घोटाले भ्रष्टाचार के चलते बेल पर बाहर है। मैं केवल ये बोलना चाहता हूँ कि जब हम एक सांस्कृतिक संस्था के ऊपर अटैक करते हैं और उसका हिसाब मांगते हैं, तो हिसाब केवल सरकारी एजेंसी द्वारा उसकी जांच। एक सवाल ये भी है ना कि अगर मान लीजिए कांग्रेस कह रही है तो जांच आप ही करवा दीजिए ना, उजागर हुए। राजीव जी, अगर कांग्रेस कह रही है तो जांच आप ही करवा दीजिए, आप तो है ना सत्ता में। नहीं, मैंने आपसे कहा आपत्ति किसे है? आपत्ति कांग्रेस को है, कांग्रेस आप कह रही है तो करवा दीजिए। देखिए, जब एजेंसी के अंदर जो मालूम पता चला कि कौन कौन लोग भ्रष्टाचार में लिप्त, जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तब कांग्रेस फंसी, नेशनल हेराल्ड में कांग्रेस फंसी, फ्री में जमीन ली इन्होंने अपने परिवार के नाम पे, उसमें कांग्रेस फंसी, पीएफआई से आतंकवादियों से पैसा लिया, उसमें कांग्रेस फंसी। जब आप विपक्ष में बैठेंगे, जब आप विपक्ष में बैठेंगे तो तमाम चीजों को आप शक की नजर से देखेंगे, जब सत्ता में होंगे तो सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। बोलिए। देखिए, बड़ी मजेदार बात है, हम तो सीधी सी बात पूछ रहे हैं बीजेपी से, पहली बार पाकिस्तान से सिमई खाने कौन गया? पाकिस्तान किसने पाकिस्तान से जाके, संगठन था कौन पाकिस्तान के साथ सिमी गई सेमिया खाने की? किसने पीडीपी जैसी अलगाववादी सरकार के, अलगाववादी पार्टी के साथ सरकार बनाई? किसने अफजल गुरु को? भदौरिया साहब, क्या आप लोगों को भी संघ की शाखा से डर लगता है क्या? यहाँ पे आप भदौरिया साहब, पाकिस्तान पहले सवाल में कुछ और पूछ रहा हूँ, आप ले कहीं और जा रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूं कि आपकी नियत में शक आता है, क्योंकि आप हमारे देश के अंदर में रात के अंधेरे में, चलिए सर, वही आप इधर उधर बातों को घुमा रहे हैं। वक्त आज इतना ही है। अनुराग भदौरिया साहब, वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी रुक रहे कुछ पल के लिए, जल्द हाजिर। का आरोप लगाया